हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं प्रिंस राज पासवान आपकी यूट्यूब चैनल अमरदीप एकेडमी पे फिर से स्वागत करता हूं। तो हमने अभी पिछले लेक्चर में क्या देखा था, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है, ऑस्मोसिस के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में और उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी देखा था। मैंने आपको क्या कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पे और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो एग्जाम्पल है उसके न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो करो, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि आप करके आना, मतलब करना जरूर क्वेश्चन। तो होपफुली आप अटेंड कर रहे हो इस लेक्चर को। तो स्टार्ट करते हैं ना, बिना टाइम वेस्ट किए, सीधी बात, नो बकवास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट पढ़ो, इसको अटेंड करने की कोशिश करो, ठीक है, फिर मैं आपको कराता हूँ। यस, पढ़िए इसको, दिख तो रहा है ना आपको। एक मिनट, ऊपर पहले पढ़ लो, फिर मैं ऊपर कर दूंगा ताकि नीचे वाला लाइन दिख जाए। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। तो पता लग गया आपको कि मैच करना है। अब नीचे वाला जो है डी ऑप्शन है ना, दिख जाएगा आपको, अगर नहीं दिख रहा था तो। यस, देखो बेटा, तो मैच करना है, ओके। अब मैचिंग का ऑप्शन मैंने दिया नहीं है, हम डायरेक्ट मैच करेंगे इसको। तो अभी हम पढ़ के आए हैं लास्ट लेक्चर में आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ऑस्मोटिक, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सारे टर्म्स को हम पढ़ के आए हैं। उसके बेसिस पे आप किस तरह से मैचिंग करोगे, किस तरह से क्वेश्चन करोगे। तो पहले जो तुम्हें आता है वो देख लो, क्या तुम्हें आता है। होपफुली आइसोटोनिक आता होगा, ठीक है, होपफुली हाइपरटोनिक आता होगा, होपफुली हाइपोटोनिक आता होगा। व्हाट यू मीन बाय आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, पाई 1 इक्वल टू पाई 2, है ना। ऑप्शन सी कह रहा है पाई 1 इक्वल टू पाई 2 होना चाहिए क्या नाम है, आइसोटोनिक के लिए। आइसो का मतलब सब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। टॉनिक वर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यूज किया गया है। और एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल जैसा कि बता दिया था आपको मैंने। तो आइसोटोनिक का मतलब जो यहाँ पर सोल्यूशन होगा वही सोल्यूशन यहाँ पर भी होगा, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होंगे, किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिफरेंस है तो आइसोटोनिक हाइपोटोनिक होगा या फिर हाइपरटोनिक होगा। तो इस स्टेटमेंट को, इस ऑप्शन को कौन सा स्टेटमेंट मैच कराता है, देखते हैं। ये क्या है, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर एज दैट ऑफ गिवन सॉल्यूशन। भाई देखो, आइसोटोनिक, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, बस बात खत्म, यहीं पे हो गया। तो सी का आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट देखो, और क्या तुम्हें आता है, हालांकि सैचुरेटेड भी आता होगा बट जो अभी आ रहा है ना अच्छे तरीके से उसको देखो। सी का फर्स्ट, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब पता है आपको, हाइपरटोनिक का मतलब पाई वन जो होगा, जिसको आप कंसीडर करके चल रहे हो, पाई 1 को हमेशा कंसीडर करके चलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर सेकंड। यानी कि यहाँ पर जो हो रहा है पाई 1 मतलब हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मतलब सॉल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा, सॉल्वेंट का क्वांटिटी कम। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अ सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस देन दैट अनदर, गलत। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट वी डिजोल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, ये तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अ सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर मोर देन दैट ऑफ अनदर, ठीक है। तो हाइपरटोनिक, डी का क्या आ जाएगा बच्चे, फोर्थ आ जाएगा, डी का फोर्थ, सी का फर्स्ट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हमें डेफिनेशन दिख रहा था यहाँ पे, एक ऐसा सॉल्यूशन इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम डिजोल्व कर सकते हैं किसमें, एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। समझ में आ रही बात, दिख नहीं होगा तो मैं डिक्टेट तो कर ही रहा हूँ। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा थर्ड, तो बच्चा क्या, बी का सेकंड, ठीक है। तो ऐसे करते हो क्वेश्चन, कहा था ना बहुत आसान होते हैं। बस ये है कि अगर इन क्वेश्चंस को आप कर रहे हो तो प्लीज पहले पिछले लेक्चर देख लो, तभी आप कर पाओगे अच्छे तरीके से क्वेश्चन। लो बताओ, ये क्वेश्चन बच्चे नीट का क्वेश्चन है, मजाक ही तो कर रहे हैं, नीट का क्वेश्चन है। कह रहे आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो किसकी बात कर रहे हो, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक कौन बात कर रहा है, वेपर प्रेशर थोड़ी बात करता है, फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ी बात करता है, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी बात करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। बताओ, मजाक चल रहा है ना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्लियर, ये सब तो तुम खुद ही उड़ा दोगे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन का ना मैं आंसर तो बताऊंगा, रीजन आप बताओगे कमेंट में, ठीक है, रीजन आप बताओगे कमेंट में। और रीजन मैं बता देता हूँ, हिंट देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन का हिंट दे देता हूँ। हमने पढ़ा था पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और मैंने उसमें एक इंक्लूड किया था वांट ऑफ फैक्टर आई। और मैंने ये कहा था कि आई जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ आयंस पे। अब तुम देख पा रहे हो पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
रेडबर्ग कांस्टेंट T एंड I। अब यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, C और I। बच्चे C और क्या है, वेरिएबल है। जो वेरिएबल होता है वो उसी पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट तो सबके लिए बराबर ही होगा। वेरिएबल क्या है, कॉन्सेंट्रेशन और I। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन इसमें पूछा क्या है, अ पेयर ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन, मतलब पाई 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, पाई 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर C सेम है, C जिसका डिफरेंट है वो तो हटा ही दो, इसका C डिफरेंट है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है, ठीक है। बाकी तीनों का C सेम है, लेकिन फिर भी मैं आंसर जो है फोर्थ लगा रहा हूँ, ठीक है। सबका C सेम है, जबकि मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई के, एंड कॉन्सेंट वेंटो फैक्टर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाई के। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसका थर्ड वाले का और फोर्थ वाले का, तीनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। लेकिन मैंने आंसर जो है CaNO2 कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट के बेसिस पे आंसर डी लगाया है, यानी कि फोर्थ लगाया है। तो मैंने कंसंट्रेशन सबका सेम है, फिर भी मैंने फोर्थ आंसर क्यों लगाया है, और इसका आंसर भी फोर्थ ही है। तो आप बताओगे आंसर में, कुछ नहीं करना, आंसर आप समझदार हो तो लिख दोगे, तुम्हें चेक करना है वांट ऑफ फैक्टर, और इसी के बेसिस पे मैंने आंसर लगाया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करोगे कि मैंने क्यों लगाया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एंट्रेंस का क्वेश्चन है बच्चे, हल्के मत लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम समझाने वाले भी आपको कि क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने बोला, क्या बोला है, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशनशिप दे रखा है 273 केल्विन पे, यानी एसटीपी कंडीशन पे 10 ग्राम ग्लूकोज है। 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला बच्चे C6H12O6। और क्या बोल रहा है, 10 ग्राम यूरिया है, 10 ग्राम यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, 10 ग्राम सुक्रोज है, 10 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला बच्चे होता है C12H22O11। क्लियर है। और इसमें सबका अमाउंट दे रखा है और कह रहा है ये जो है ये P1 प्रेशर इसके लिए कंसीडर किया गया, इसके लिए P2, इसके लिए P3, ये प्रेशर कंसीडर किए गए, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो P1 P2 और P3 ये कंसीडर किए गए। अब इसमें क्या बोला है, डिजोल्व इन 250 ml, कितने में डिजोल्व है, 250 ml में डिजोल्व है। 250 ml में डिजोल्व यानी कि वॉल्यूम दे दिया बच्चे 250 ml, बहुत अच्छी बात है। समझदारी की क्या बात है, वॉल्यूम सबका क्या है, सेम है, वॉल्यूम सबका क्या है, सेम है। प्रेशर ये अलग अलग दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है। अगर बच्चा समझदार होगा तो ये देखो गिवन मास भी क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, गिवन मास भी क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। प्रेशर का रिलेशन पूछा है, फटाफट फॉर्मूला लगाओ, पाई इक्वल टू CRT, C को एक्सप्रेस करो, पाई इक्वल टू NYV/RT, ठीक है। R और T के यहाँ पे कांस्टेंट है जो सबके लिए क्या होगा, इक्वल होगा। कभी भी डिफरेंस आप चेक करते हो तो वेरिएबल पे जाया करो, कांस्टेंट पे मत जाया करो। कांस्टेंट तो सबके लिए कांस्टेंट है यार, जो चीज वेरिएबल होगी उससे तो आंसर निकालोगे। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या दे दिया, सेम दे दिया। कहीं ना कहीं पाई जो है पूरी तरह से किस पे डिपेंड हो गया, नंबर ऑफ मोल्स पे। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास। एक और बात, गिवन मास भी सबके लिए क्या दे दिया, सेम दे दिया, यानी कि पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका प्रेशर बेटा कम होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो मास होता है 180 होता है। यहाँ पर यूरिया है, यूरिया का मास 60 होता है। और यहाँ ग्लूकोज है, ग्लूकोज सॉरी क्या नाम है, सुक्रोज है, सुक्रोज का मास 342 होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या बताया आपको, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका है, P3 का। सबसे कम प्रेशर किसका होगा, P3 का। किसमें P3 प्रेशर कम है, इसमें है और इसमें है, इसको आप नेग्लेक्ट करो। इसके बाद किसका मास ज्यादा है, किसका मास ज्यादा है, ग्लूकोज का, यानी उससे ज्यादा प्रेशर किसका होगा, ग्लूकोज का होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा, P2 का होगा, या क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। तो P2 प्रेशर किसमें ज्यादा दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। आंसर इज थर्ड। खत्म। कितना आसान है, तो बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, सब आसान है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर, एक गिवन टेम्परेचर है, कंडीशन देखो बहुत आसान कर दिया, कांस्टेंट दे दिया टेम्परेचर। कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस इज लो। अगर टेम्परेचर गिवन है तो ऑस्मोटिक जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। व्हाट यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेटेड, देखा आ गया ना स्टेटमेंट, पिछले जो पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूटेड के बारे में, देखो PDF लेकर आया हूँ मैं, क्या पढ़ाया कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूटेड के बारे में, क्या पढ़ाया था बताइए, याद है आपको,
कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड के बारे में पढ़ा है क्या? यस। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम। और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा और सॉल्ट की क्वांटिटी कम। और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है? नेचुरल ऑस्मोसिस को रोकने वाले प्रेशर को आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हो। यानी नेचुरल ऑस्मोसिस कब होगा? जब वाटर हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा। यानी डाइल्यूट से किधर की तरफ मूव करेगा? कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ मूव करेगा, है ना। यानी कि इसका ज़्यादा प्रेशर होने वाला है और इसका कम प्रेशर होने वाला है। कौन सा ऑप्शन है? ज़्यादा और कम की तरफ। क्वेश्चन पे आइए। इट इज़ हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूट, इट इज़ लोअर देन दैट ऑफ डाइल्यूट। लोअर तो होगा नहीं, सेम होगा नहीं, ठीक है। कैन नॉट कंपेयर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन इज फर्स्ट। खत्म, टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स को प्रिजर्व कर रहे हो, यानी कि फ्रूट्स को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? खराब होने से, स्पॉइल होने से बचा रहे हो, ठीक है। स्पॉइल होने से कब बचाते हो? बताइए, स्पॉइल होने से कब बचाते हो? कौन सा प्रोसेस है? रिवर्स ऑस्मोसिस, ये तो आरओ हो गया। यहाँ कौन सी बात है? डिफ्यूजन तो होगा नहीं, क्यों? डिफ्यूजन तो हायर टू लोअर होता है। कैपिलरी रिएक्शन यहाँ कोई बात नहीं है, सिंपल एक्स ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस क्या बताया था आपको मैंने? जब किसी सेल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? एक्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ पर फ्रूट्स को प्रिजर्व कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं अगर जब हम पिकल्स बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो पिकल्स में क्या होता है? कच्चे कच्चे आम लेते हैं, उसको हम भर देते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। किस में भर देते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में भर देते हैं। जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बनते हैं, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होगा इस सेल का, वो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, है ना। और आम 6 महीने साल भर तक भी सेफ रहेगा अचार के फॉर्म में, पिकल्स के फॉर्म में। यानी प्रोसेस कौन सा हो रहा है? एक्स ऑस्मोसिस हो रहा है। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल किधर से निकल रहा है? सेल से बाहर निकल रहा है। आई बात समझ में? कितना आसान है यार। ओके, तो आंसर इज फर्स्ट। इस तरह से करते हो आप क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या करेंगे इसमें? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो? देखो, ये जो क्वेश्चन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर पे है। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या पढ़ते हैं हम लोग? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बच्चे? ऑस्मोसिस, नेचुरल ऑस्मोसिस को रोकने वाले प्रेशर को आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हो। उसमें हमने कंडीशन देखा था हाइपरटोनिक वाला। हाइपरटोनिक में हम लोग क्या कर रहे हैं? अनराइप मैंगो, पके हुए, बिना पके हुए यानी कि कच्चे आम को हम लोग क्या कर रहे हैं? पिकल्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, पिकल्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो होता क्या है? जैसे कच्चे आम को, अभी मैंने एग्जांपल कराया था, जैसे कच्चे आम को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डालते हो और वो सॉल्यूशन कैसा है? हाइपरटोनिक है। तो जैसे ही हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे और ये जो कच्चे आम है वो कैसा बिहेव कर रहा है? हाइपोटोनिक के जैसा। हाइपोटोनिक का मतलब यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी क्या है बच्चे? ज़्यादा है। तो वाटर की क्वांटिटी हाइपो से किधर की तरफ मूव करेगा? हाइपर की तरफ मूव करेगा। यानी वाटर जो है, वाटर का जो है लॉस हो रहा है किससे? इस आम के अचार से, ठीक है। और यहाँ पे वाटर लॉस हो करके हाइपोटोनिक में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन क्या ले रखा? हाइपोटोनिक। बहुत सारा सॉल्ट मिला रखा, सॉइल मिला रखा है, मसाले मिला रखे हैं अचार बनाने के लिए। और ये जो पिकल्स है हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रिजर्व हो जाएगा। और प्रिजर्व करने का तरीका क्या हो रहा है यहाँ पे? इट लॉसेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। क्योंकि प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पिकल्स के सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है। और वाटर मॉलिक्यूल जब एसपीएम के थ्रू रिमूव होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्लियर? तो आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर। कम ऑन, आंसर बताओ इसका क्या है? द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपसे। यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज द सेम। यस भाई, प्रेशर कोई सा भी हो, ठीक है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम, इन रिवर्स ऑस्मोसिस की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? नेचुरल ऑस्मोसिस को रोकने के लिए तुमने क्या किया? इधर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगा लिया। सपोज दैट नेचुरल ऑस्मोसिस जो हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तुमने क्या किया? यहाँ जो प्रेशर लगा रहे थे उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे थे। इस ऑस्मोटिक प्रेशर से बच्चे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, उस प्रोसेस को क्या बोला आपने? नेचुरल ऑस्मोसिस बोला। और नेचुरल ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो लगाते हैं ऑस्मोटिक होता है, उससे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, तो ये जो प्रोसेस हो जाता है ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब वाटर मॉलिक्यूल को लोअर से किधर की तरफ भेज रहे हो?
हायर की तरफ भेज रहे हो, और लोअर से हायर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल को भेजोगे तो उसको क्या बोलोगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे क्या बोला है, रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू सेमी परमिएबल फ्रॉम रीजन लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन, ये तो बात सही बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट, ठीक है। ये भी पूछा क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है क्या, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायमेंशन नेट क्वांटिटी, ये भी सही है यार। तो आंसर क्या होगा, इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यस ये गलत है। देखा, यही पॉइंट पकड़ना होता है आपको। क्या बोला इसने, पूरी तरह से लग रहा था, यहाँ क्या बोल रहा है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। बेटा क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे देखो, ओहो ये गलती है, चलो इसको दोबारा कराते हैं इसको, ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करते हो, आपको फिर से क्लियर हो रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये किससे है, ये क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर से है ना। अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें क्या है, क्या पूछा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, ओके अमॉन्ग द फॉलोइंग है। फर्स्ट क्या है, यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर द सेम, सही बात है, कोई भी प्रेशर हो यूनिट क्या होगा, सेम होगा। सेकंड ऑप्शन, इन रिवर्स ऑस्मोसिस, बच्चे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है पहले ये समझो। रिवर्स ऑस्मोसिस एक तो होता है ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, नेचुरल एसपीएम की अगर बात करें, एसपीएम के थ्रू वाटर का मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट, H2O का मूवमेंट। लोअर कंसंट्रेशन मतलब तुम्हें पता लग गया, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा, ठीक है। और हायर कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम। बात समझ में आ रही है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस, अब यहाँ पर क्या है ना, नेचुरल ऑस्मोसिस जो हो रहा है उसको रोकने वाले प्रेशर को क्या बोलते हो आप, पाई बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस पाई प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्सटर्नल प्रेशर अगर लगा रहे हो तो उस तरह के प्रेशर आपको क्या बोलते हो आप, रिवर्स ऑस्मोसिस बोल रहे हो। यानी कि जो नेचुरली ऑस्मोसिस हो रहा था उसको आप रोकने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिए, यानी वापस से इधर की तरफ मूव करने लग गया। जब इधर की तरफ मूव करेगा एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने पर उसको आप रिवर्स ऑस्मोसिस बोलोगे, तो यहाँ से इधर की तरफ मूव करने लग जाएगा। यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसा है, हायर से किधर की तरफ मूव करेगा, लोअर की तरफ मूव करेगा। इसको आप क्या बोलोगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलोगे। क्लियर है। अब स्टेटमेंट को पढ़ो, इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सारी बात ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम सेमी परमिएबल, ये बात सारी ठीक है। क्या बोल रहे, लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, इन रीजन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। बेटा यही स्टेटमेंट इसने गलती कर दी, और इतनी बारीकी से ही आपको भी पकड़ना होता है। क्या बोल दिया इसने, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस में हायर टू लोअर मूव होता है। यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा यही। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी पढ़ लो। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, यस ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट, यस अब आया ना क्वेश्चन मजेदार वाला। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम की नॉलेज रखनी पड़ती है आपको। और एक पर्टिकुलर ऐसे बच्चा, देखो बिना पढ़े तो ये बच्चा क्वेश्चन होगा नहीं, पढ़ने वाले बच्चा ही इस क्वेश्चन को हिला सकता है, ठीक है। कैसे करते हो इस क्वेश्चन को, देखो पीएच दे करके ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रखा है भाई साहब, पीएच दे करके ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रखा है, कैसे करोगे सॉल्व। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। इसने बोला है पीएच ऑफ 0.1 मोनोबेसिक एसिड है, और पीएच कितना दे रखा है, पीएच 2 दे रखा है, और मोनो बेसिक एसिड है। एसिड कोई सा भी हो टूट के H+ और OH- ही देगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रहा है। और टेम्परेचर है ना, क्या पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेटा क्या करता हो, अभी इक्वेशन बनाते हो पहले। जो भी एसिड दे रखा होगा, यहाँ पर Ha को मान लिया हमने मोनोबेसिक एसिड। बेटा जब ये टूटेगा तो H+ आयन में टूटेगा, ठीक है, और A- में टूटेगा, H+ आयन और A- में टूटेगा। देखो ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बेसिस पे बाकी क्वेश्चन भी लगा सकते हो कि पीएच अगर दे रखा हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हें पाई का फॉर्मूला तो अच्छे से पता है. व्हाट यू मीन बाय पाई? पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय वांट ऑफ फैक्टर. ये ओवरऑल फॉर्मूला होता है किसका? पाई का होता है. अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होना चाहिए, आर हमें पता होना चाहिए, टी हमें पता होना चाहिए और आई हमें पता होना चाहिए, तब जाके पाई निकलेगा. ठीक है, अब आई कैसे निकाले पीएच से? तो देखो करना कैसे, करना कैसे, एसिड को आपने तोड़ दिया. ठीक है, अब यहाँ पर पीएच किसके लिए दे रखा है? मोनोबेसिक एसिड के लिए दे रखा है. और कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है? कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है? अच्छा वाईटी है क्या? कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है? 0.1 m. यानी कि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है बच्चे एसिड का, मोनोबेसिक एसिड का, ये 0.1 है. कोई भी एसिड टूटता है ना, कोई भी एसिड मॉलिक्यूल अगर ब्रेक होगा तो टोटली ब्रेक होता है, एंटायर मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है किसमें? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में. तो जब ये मॉलिक्यूल टूटेगा तो एंटायर मॉलिक्यूल टूटेगा. अभी फिलहाल टाइम जीरो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ बनेगा नहीं. कंडीशन ये होता है कि कोई भी कंसेंट्रेशन लो, ठीक है, कंसेंट्रेशन जब टूटता है तो सी में से सी अल्फा निकल जाता है, इसी का मॉलिक्यूल टूट करके बाहर निकलता है. और इस अल्फा को क्या बोलते हो आप? अल्फा को आप बोलते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट. क्या बोलते हो? डिसोसिएशन कांस्टेंट. ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम से रिलेट कर रहा है इस क्वेश्चन को. इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट. ध्यान रखने वाली बात है, जो यहाँ से टूटेगा वही वहाँ पे बनेगा. मैटर नेदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, रूल को तो फॉलो करना ही है. तो यहाँ पर भी सी अल्फा बनने वाला है, यहाँ पर भी सी अल्फा बनना है. यानी कि यहाँ 0.1 अगर टूट रहा है बच्चे, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बनने वाला है? 0.1 अल्फा. और यहाँ पे भी क्या बनने वाला है? 0.1 अल्फा. समझ में आई बात? तो अब यहाँ पर जो यहाँ 0.1 अल्फा बन गया है, और ये 0.1 अल्फा किसके बराबर है? H प्लस के कंसंट्रेशन के बराबर है. और यहाँ जो H प्लस का कंसंट्रेशन है बच्चे, ध्यान रखना, यहाँ जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो कितना दे रखा है? C अल्फा. और C अल्फा की वैल्यू कितनी है? इतनी है. यानी कि ये C का वैल्यू कितना है? C का वैल्यू कितना है? C का वैल्यू कितना है? 0.1 है. समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यस, H प्लस आयन कंसंट्रेशन का हमें फॉर्मूला तो पता है, पीएच से हमें H प्लस का वैल्यू निकालना पड़ेगा. पीएच से H प्लस का वैल्यू निकालना पड़ेगा. व्हाट यू मीन बाय पीएच? पीएच बच्चे होता है माइनस लॉग बेस 10 H प्लस कंसंट्रेशन आयन. और पीएच कितना दे रखा है? देख पा रहे हो, 2 दे रखा है. ठीक है, पीएच कितना दे रहा है? 2. तो ये बताओ कि H प्लस आयन का वैल्यू कितना पुट करूँ कि यहाँ पे 2 आ जाए? तुमने पढ़ा है माइनस लॉग बेस 10, ठीक है, H प्लस कंसंट्रेशन कितना पुट करूँ? मैं -2 ले रहा हूँ. क्यों? यहाँ -2 आगे आ जाएगा. तुम्हें पता है लॉग के केस में ये आगे वैल्यू आ जाता है ना? तो ये आगे आ जाएगा, तो -2 और माइनस की वैल्यू ये, और लॉग बेस 10, तो लॉग बेस 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है. और माइनस माइनस क्या होता है? 2 होता है. तो पीएच कितना आ गया यहाँ पे? 2 आ गया. कब आ गया? जब मैंने यहाँ पे बच्चे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना लिया? 10 की पावर -2. और यहाँ पर H प्लस कंसंट्रेशन किसके बराबर है? H प्लस कंसंट्रेशन बराबर है C अल्फा के. ठीक है, किसके बराबर है? C अल्फा के. यानी कि C अल्फा इक्वल टू 10 की पावर -2. C कितना है? 0.1 है. अल्फा इक्वल टू 10 की पावर -2. यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा? 10 की पावर -2 अपॉन में 0.1. 0.1 हटाओगे 10 की पावर 0.1 जब हटाओगे यहाँ पे बच्चे, क्वेश्चन लंबा हो गया ना. 10 की पावर -1 ऊपर जाके +1. ठीक है, +1 यानी -1 बचा. तो अल्फा यहाँ पे आ गया 10 की पावर -1 यानी कि 0.1. तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 0.1 आ गया. अल्फा मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे वांट ऑफ फैक्टर चाहिए था. ठीक है, अल्फा मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे वांट ऑफ फैक्टर चाहिए था. एक मिनट बच्चे को, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था? वांट ऑफ फैक्टर. देखो आई मैंने अल्फा क्यों निकाला? मैंने मुझे वांट ऑफ फैक्टर चाहिए था बेटा. वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? I - 1 इक्वल टू अल्फा. तो क्या मैं यहाँ से I निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ. अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.1. क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस में 1. ठीक है, तो यहाँ से वांट ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा? I इक्वल टू 0.1 प्लस में 1. दिस इज 1.1. ये मेरे पास आ जाएगा, I का वैल्यू आ जाएगा. क्लियर है? अब हम चलते हैं, क्या हमें नीड थी? हमें क्या पूछा है? हमसे पूछा है पाई का वैल्यू. तो पाई इक्वल टू CRT एंड I. तो मेरे हिसाब से R और T की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं. पाई इक्वल टू C एंड I. कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1. अल्फा कितना निकाला हमने?
1.1 ना, यस 1.1, क्योंकि सी आर टी तो वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है साथ ही में, है ना। एक मिनट, यस हमने आई कितना निकाला 1.1 निकाला और आर टी, तो पाई क्या आ जाएगा बच्चे? कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? 0.1 ये तो नहीं है, 1.1 ये भी नहीं है, क्योंकि पॉइंट हटाओगे 10 लगाओगे, यहाँ पे 10 लगाओगे तो 11 बन जा 1, 11 आर टी अपॉन में 100, और इसका मतलब क्या होगा 0.11 आर टी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। ऐसे करते हो न्यूमेरिकल्स को, तो कॉन्सेप्ट करके चलो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करो। वेरिएबल देखो, पता है क्या, 100 क्वेश्चन लगा लो, 50 क्वेश्चन लगा लो, और से एक जैसे क्वेश्चन लगाओ, उस टॉपिक को तो रट लोगे, बाकी क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। भाई 20 क्वेश्चन करो, 15 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो, लेकिन वेरिएबल नंबर ऑफ क्वेश्चन करो, जो हर एक क्वेश्चन तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता हो। क्लियर है? ऐसे किया करो ना प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे समझ नहीं आया बच्चा, दोबारा रिपीट करके देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। खत्म हो गया क्या या और है? अरे वाह, और क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है फिर, अच्छी बात है, खत्म हो गया तुम्हारे लिए तो। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, एक नए लेक्चर के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो। ठीक है, थैंक्स नहीं होता, मेरी इंग्लिश कब सुधरेगी यार। थैंक्स नहीं होता, थैंक यू होता है। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स एंड योर चैनल ए स्क्वायर, दैट इज अमरदीप एकेडमी। आपका ही है, मेरा तो कुछ नहीं है सब आपका है, आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, अमरदीप एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।